एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज का स्टॉक एनालिसिस यशो इंडस्ट्रीज़ पे है। सो बेसिकली यशो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? अभी अगर आपने यशो इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक प्राइस देखा होगा तो काफ़ी जूम हुआ है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ओके, अगर मैं पहले बिजनेस के बारे में बात करूँ, बेसिकली यशो इंडस्ट्रीज़ आपके एरोमा केमिकल्स हो गए, आपके फूड एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हो गए वहाँ पर है, स्पेशलिटी केमिकल्स में है, रबर केमिकल्स में है, लुब्रिकेंट एडिटिव्स में है। हम इसको एक एक करके देखते हैं। इनका फर्स्ट सेगमेंट जो है वो है एरोमा केमिकल्स। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो दे आर दी मार्केट लीडर्स, जहाँ पर क्लोव ऑयल हो गया, आपका जो लौंग हो गया, उसका तेल या उसके डेरिवेटिव्स जो हो गए वो बनाती हैं। फिर कुछ केमिकल्स आते हैं जैसे फैटी एस्टर्स या नेचुरल एसेंशियल एरोमा ऑयल्स, आपने बहुत सुना होगा, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में या कॉस्मेटिक्स में बेसिकली वहाँ यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद फ्लेवर्स एंड फ्रेगनेंसेस में भी काफ़ी सारे एरोमा ऑयल्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे ये कंपनी केटर करती है। फिर फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में जो पेन रिलीफ हो गया या कफ एंड कोल्ड फॉर्मुलेशंस हो गए, वहाँ पर जो भी केमिकल्स लगते हैं वहाँ ये कंपनी केटर करती है। फिर आपके जो ओरल केयर हो गए जैसे टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, वहाँ पर भी बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इनका जो प्रोडक्ट है वो है फूड एंटीऑक्सीडेंट्स। बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब क्या है? जैसे आपका जो ऑयल फूड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ना वो जल्दी ख़राब होते हैं, स्मेल अच्छी नहीं आती है उसकी ख़राब होने पर। ऐसे केस में वो चीज़ें ख़राब ना हो इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं। बेसिकली ये कंपनी वहाँ केटर करती है। फिर जो फूड स्टफ़ में जो न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स लगते हैं या जो केमिकल्स लगते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। प्लस जो आपका एनिमल फीड होता है वहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स लगते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। थर्ड है इनका रबर केमिकल्स। बेसिकली आपके टायर्स बनाने के लिए, आपके ग्लव्स जो लेटेक्स ग्लव्स होते हैं, सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए जो भी रबर केमिकल्स लगते हैं बेसिकली ये कंपनी रबर केमिकल सेगमेंट के थ्रू ये केमिकल्स बनाती है। नेक्स्ट इनका है लुब्रिकेंट एडिटिव्स। बेसिकली इनके जो एडिटिव्स हैं, लुब्रिकेंट एडिटिव्स हैं, वो बेसिकली जो आपके लुब्रिकेंट्स की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे करोजन की प्रॉब्लम नहीं होती या ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उसके बाद अगर आप इनका एप्लीकेशन देखोगे तो आपका जो इंजन एंड गियर ऑयल्स हो गया, राइट, मेटल वर्किंग फ्लूइड्स या ग्रीसेस, वहाँ पे बेसिकली ये लुब्रिकेंट एडिटिव्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इनका है स्पेशलिटी केमिकल्स। बेसिकली यहाँ पे ये वैल्यू एडेड केमिकल्स बनाते हैं जो बेसिकली एक एज अ स्टेबलाइज़र यूज़ होते हैं प्रिंटिंग इंक्स के लिए या आपका एक्रिजल्स के लिए। फिर उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल्स में जो एपीआई, बेसिकली फार्मा में जो एपीआई लगता है, एपीआई बनाने के लिए आपको इंटरमीडिएट्स लगते हैं। बेसिकली ये कंपनी वो भी बना के देती है। और एग्रो केमिकल्स में जो भी केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स यूज़ होते हैं, एग्रो केमिकल्स को भी ये केटर करती है। अब ये तो हमने ये क्या बेसिकली काम करती है हमने वो देखा, लेकिन अभी जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है इस कंपनी में वो ये है। 2010-11 तक क्या होता था ना, इनके जो एरोमा केमिकल्स थे या जो फूड एंटीऑक्सीडेंट्स थे, ये काफ़ी अच्छा वहाँ से पैसा कमाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, इंपोर्ट बहुत सारी बाहर की कंपनीज आ गई एरोमा एंड फूड एंटीऑक्सीडेंट्स में। फिर उसके बाद लोकल कंपटीशन इतना बढ़ गया कि ये लोग उस सेगमेंट में बढ़ नहीं पाए। और जो फूड एंड एरोमा है बेसिकली इधर मार्जिन्स बहुत कम हो गए क्योंकि बाहर के जो लोग आए या जो लोकल कंपटीशन इतना बढ़ गया कि वो लोग काफ़ी सस्ते प्राइस में बेचने लगे। तो बेसिकली अगर आज अब आप देखोगे तो आप इनका जो फूड और एरोमा है बेसिकली वो सिंगल डिजिट मार्जिन्स में है। ओके, यहाँ पर ग्रोथ अभी यहाँ पे नहीं है। दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस सेगमेंट, दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आपका स्पेशलिटी केमिकल्स, रबर एंड जो लुब्रिकेंट केमिकल्स हो गया, लुब्रिकेंट एडिटिव्स हो गया, वहाँ पे ये लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। क्यों? एक तो वो हाई मार्जिन, डबल डिजिट मार्जिन हो गए, तो आप 20% प्लस मार्जिन एक्सपेक्ट कर लो वहाँ से। तो एक तो वो हाई मार्जिन हो गया। फिर उसके बाद जो इनको एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो एक्सपोर्ट में इनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जब आपका रबर एंड लुब्रिकेंट एंड स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया, राइट। ऐसे केस में अब इनका ध्यान फूड से हटके इन तीन जो सेगमेंट्स है वहाँ पे बढ़ रहा है। तो जितने भी कैपेक्स किया है इन्होंने और जो कैपेक्स करने वाले हैं वो ये तीन सेगमेंट में करने वाले हैं। अगर आप 2016 के बाद देखोगे इनके मार्जिन्स जो भी बढ़े हैं, पार्ट जो भी बढ़ा है
वो बिकॉज ऑफ इनका ध्यान जो ये 3 सेगमेंट्स में था। अब अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूँ ना, तो इंडिया में फिर भी इनका थोड़ा बहुत मार्केट शेयर है, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे देखें हम, क्योंकि इनका ध्यान एक्सपोर्ट्स में है, तो इनको रीच रजिस्ट्रेशन भी मिला है, मतलब यूरोप में ये लोग अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, राइट। सो उसके वजह से काफ़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास है। सो ग्लोबली अगर आप मार्केट शेयर देखोगे, दे आर वेरी स्मॉल। मतलब अगर इंडिया में भी हम बात करें तो बाकी सारी कंपनीज अगर जहाँ पर 40,000 50,000 मेट्रिक टन्स कर रही है, अभी तक ये लोग 11,000 मेट्रिक टन्स के आसपास पहुँचे हैं। ओके, सो ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो मार्केट शेयर अभी इनका बहुत कम है, बहुत छोटे प्लेयर है। सो अभी इनको एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे दे आर इनटू नीश प्रोडक्ट्स। ओके, अगर मैं रबर, लुब्रिकेंट की और स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करूँ, तो ऐसे केस में अगर मैं रबर और लुब्रिकेंट स्पेशली देखूँ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट अप्रूवल्स को ही 2 to 4 ईयर्स लगते हैं। सो 2016, 17, 18 से इन्होंने स्टार्ट किया है जैसे, तो अब जाके इनको वो अप्रूवल्स मिल रहे हैं, राइट। सो आपको इस बात का ध्यान देना है कि 2-4 साल तो यहाँ पे प्रोडक्ट अप्रूवल्स को लगते ही हैं। सो यहाँ पर एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट। सो ऐसे केस में अभी इनको आप देख रहे हो कि इनको अप्रूवल्स मिलना शुरू हो चुके हैं। और क्या रीज़न है इस चीज़ का, कि अगर आप देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनीज अल्टरनेटिव सप्लाई बेस देख रहे हैं, तो एक सप्लाई पे वो लोग डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं। तो ऐसे केस में इनको उसका फ़ायदा भी हो रहा है। फिर चाइना +1 तो आपको पता है, राइट। बहुत सारी कंपनीज चाइना में या वेस्टर्न रीजन में बहुत सारी कंपनी शट डाउन हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं। सो ऐसे केस में इस कंपनी को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अब अच्छी चीज़ें क्या हो रही है इस कंपनी में, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो, तो जैसे मैंने कहा, जो हाई मार्जिन इनके सेगमेंट्स हैं वहाँ पे ये लोग अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो करंटली रबर, लुब्रिकेंट और जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं वहाँ से 60% रेवेन्यू आता है, उसको वो लोग 75% तक ले जाना चाहते हैं। ओके, ये एक अच्छी चीज़ हो गई। और आपका मतलब क्योंकि आप इन सेगमेंट्स में बढ़ा रहे हो, तो आपके मार्जिन्स बढ़ेंगे आगे, राइट। सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि 17 to 18% मार्जिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बिज़नेस को मिले। ये एक अच्छी चीज़ हो गई। सेकेंड अच्छी चीज़ ये हो गई, आप इनके अगर कस्टमर्स देखोगे, काफ़ी माँ की क्लाइंट्स इनके पास है। तो आप जेके टायर्स हो गया, अपोलो हो गया, मिशलिन अभी इन्होंने ऐड किया है, राइट। काफ़ी सारे इनके डाबर एक कस्टमर है इनका। तो बहुत सारे कस्टमर्स इनके काफ़ी बड़ी कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं, और ये लोग काफ़ी अच्छे से कस्टमर बेस अपना बढ़ा भी रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई है ना, कि जैसे इन लोग ने अपना स्टॉक बेस बढ़ाया, मतलब स्टॉक बेस लाया है यूरोप में। सो स्टॉक पॉइंट्स इन्होंने लाए हैं यूरोप पे। सो बेसिकली पहले क्या होता था कि ये लोग यशो से डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट जाते थे, डिस्ट्रीब्यूटर से एंड क्लाइंट के पास जाते थे, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है ना, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे मार्जिन्स थोड़े आपके कम हो जाएंगे, राइट। अभी इन लोग का ऑलमोस्ट 30% जो इनका बिजनेस है वो डायरेक्टली क्लाइंट्स के थ्रू आ रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है वहाँ पे। तो इनको 30% से इनको और आगे बढ़ाना है। मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटर को ये धीरे धीरे करके पिक्चर में से हटा रहे हैं, राइट। सो ऐसे केस में इनके मार्जिन्स अगेन बढ़ेंगे। तो पहला रीज़न मार्जिन्स बढ़ने का क्या था कि ये लोग जो अरोमा और ये सब छोड़ के जो इनके रबर और लुब्रिकेंट स्पेशलिटी केमिकल्स है वहाँ पे ये लोग अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, जो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हो गए, उससे एक मार्जिन बढ़ेंगे। सेकेंड, क्योंकि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को धीरे धीरे करके बीच में से हटा रहे हैं और डायरेक्ट क्लाइंट्स के पास पहुँच रहे हैं। सो ऐसे केस में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की वजह से ये लोग जो मार्जिन लूज कर रहे थे, अब ये वो मार्जिन लूज नहीं करेंगे। सो ऑलमोस्ट आप 5% और एक्सपेक्ट कर सकते हो, धीरे, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद 5% इंक्रीज इन मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स आपको Q1 FY22 में आपको दिखने लगेंगे। थोड़े मार्जिन्स मुझे लगता है कि थोड़े बढ़ने लगेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रोसेस शुरू हो गया है डायरेक्टली क्लाइंट्स के पास रीच करने का। और बहुत सारे यूरोपियन कस्टमर्स जो हैं वो लोग खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब दे आर हैप्पी कि इनको डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटा के डायरेक्ट यशो उनसे डील कर रहा है। सो क्योंकि अगेन उनको सर्विस इतनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देता है। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से इवन दोज यूरोपियन कस्टमर्स आर हैप्पी डायरेक्टली डीलिंग विद यशो। और नेक्स्ट अच्छी चीज़ क्या हो गई कि जैसे जो आपका अरोमा केमिकल्स और फूड एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, ये थोड़े कमोडिटी बिजनेस हो गए। सो वहाँ से कंपनी नीश प्रोडक्ट्स में जा रही है, जो आपका रबर एंड लुब्रिकेंट केमिकल्स हो गए। सो
जो कमोडिटी बिजनेस से ये लोग जो नीश प्रोडक्ट्स के थ्रू नीश प्रोडक्ट के पास जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। अब बात करते हैं केपेक्स की। सो बेसिकली 9000 अभी हाल ही में इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया। सो 9000 मेट्रिक टन से इनका 11000 मेट्रिक टन्स तक पहुंच गया है। सो बाय द एंड ऑफ Q3 ये पूरा काम हो जाएगा। तो 70% ऑफ कैपेसिटी इज़ डन। 30% जो केपेक्स का काम बाकी है, 30% जो बाकी है कैपेसिटी एडिशन का, सो वो ऑलमोस्ट Q3 में, Q3 में हो जाएगा। और अगर फुल यूटिलाइजेशन आप देखोगे, सो दैट विल हैपन बाय 2023। ओके, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि ये लोग अभी एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, बट उसको टाइम है। मतलब अभी तो सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पे चल रहा है वो, मतलब अभी सिर्फ कागज़ पे सब चल रहा है। सो ग्रीन फील्ड एक कैपेक्स ये लोग लेके आने वाले। सो यू कैन एक्सपेक्ट 25 में इनका वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट आने का। सो 25 में यू कैन एक्सपेक्ट कि इनका एक ग्रीन फील्ड कैपेक्स आएगा। तब तक ना क्या होगा, आज चल रहा है 25 में इनका वो कैपेक्स आएगा। और अभी इन्होंने हाल ही में 11,000 मेट्रिक टन्स तक कैपेक्स किया है, कैपेसिटी एडिशन किया है। इस दौरान सिर्फ इनके पास अभी देयर इज़ नो रूम फॉर फर्दर एक्सपेंशन, ठीक है। ऐसे केस में इनकी जो कैपेसिटी है वो 11,000 मेट्रिक टन्स तक कैपिंग हो गई है, राइट। ऐसे केस में जब तक इनका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं आता है तब तक आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ नहीं दिखेगी। ग्रोथ रहेगी, ओके। आप देखोगे कि 15% के आसपास इनकी रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो इनकी बॉटम लाइन ग्रोथ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो थोड़ी ज़्यादा होगी। आप 20% एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स की वजह से। लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आप 10 to 15% के आसपास देख सकते हो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ होगी, क्योंकि 11,000 मेट्रिक टन्स तक ही इनकी कैपिंग हो चुकी है। जब तक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं आएगा तब तक आपको ह्यूज ग्रोथ एज सच नहीं दिखाई देगी। एक बार इनका वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आ गया तो उसके बाद आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। 24 से यू कैन एक्सपेक्ट कि FY 24 से यू कैन एक्सपेक्ट कि 25% प्लस ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अब हम थोड़े रिस्क की बात करते हैं। बेसिकली पहला रिस्क ये है कि रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी की वजह से इनको थोड़े नंबर्स पे प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ये लोग इनका जो रॉ मटेरियल है इंपोर्ट करते हैं। ऐसे केस में वहाँ पर अगर थोड़े रॉ मटेरियल में प्राइस इधर उधर हो गए तो इनको थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। सेकेंड चीज़ ये भी हो जाती है कि इनको इन्वेंट्री लेवल्स जो है थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है, ओके। तो आप इनकी इन्वेंट्री लेवल्स देखोगे तो हमेशा थोड़ी आपको ज़्यादा देखने को ही मिलेगी। तो थोड़ा वर्किंग कैपिटल पे आपको स्ट्रेस दिख सकता है, या फिर इन्वेंट्री लॉसेस आपको दिख सकते हैं अगर रॉ मटेरियल के प्राइस इधर उधर हो गए तो, क्योंकि इनको इन्वेंट्री कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। नेक्स्ट रिस्क, मुझे एक्चुअली रिस्क आई डोंट नो उसको एज अ रिस्क देखना भी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो जो प्रमोटर ने बेसिकली कंपनी को लोन दे के रखा है, ओके। और उसके ऊपर प्रमोटर जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। जो 3 लोगों ने बेसिकली जो प्रमोटर है जावेरी फैमिली, तीनों लोगों ने, जो MD हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बेसिकली, तो उन्होंने तीनों लोगों ने इधर लोन दे के रखा है, राइट। ऐसे केस में वहाँ से इंटरेस्ट तो आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने बाहर इंटरेस्ट पता करने की कोशिश की कि कंपनी लेवल पे अनसिक्योर्ड लेंडिंग इन्होंने की है, तो अनसिक्योर्ड लोन के इंटरेस्ट रेट्स क्या है। ऑफ कोर्स कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, लेकिन अगर एक एवरेज परसेंटेज हम देखें तो 11 to 13% के आसपास इनका जो कॉर्पोरेट लेवल पे, या अगर कॉर्पोरेट को लोन्स देना है अनसिक्योर्ड लोन, तो 11 to 13% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर आप इनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में आप देखोगे और अगर आप इंटरेस्ट टोटल करोगे और इन्होंने जितना अनसिक्योर्ड लेंडिंग किया है, ऑलमोस्ट दैट कम्स टू इंटरेस्ट रेट, अगर आप देखोगे दैट कम्स टू ऑलमोस्ट 14%, ओके। 11 to 13% मार्केट रेट चल रहा है, 14% पे इन्होंने दिया है। अब आप खुद भी चेक करना, मैंने जो जितना कैलकुलेशन किया मेरा 14% आया, तो आप ज़रूर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में जाके ज़रूर चेक करना। अब यहाँ पर अगेन आप देखोगे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस थोड़े हैं, बट अगेन स्मॉल कैप कंपनीज़ में मैंने बहुत देखा है कि ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस काफ़ी होते हैं। तो आपको ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे ध्यान देना है, ओके। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे, मतलब आगे आपका चल रहा है कि आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे ध्यान देना है। पहली एक चीज़ हो गई, इसको ट्रैक रखना है बेसिकली।
नेक्स्ट चीज़ हो गई इनका डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा है। अब इन्होंने हालांकि कम किया है, काफ़ी कम किया है, लेकिन अभी भी एलिवेटेड है। और अब जैसे कि आगे अगर और इनका केपेक्स आता है तो डेट टू इक्विटी और थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है। ओके, सो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो पे हमेशा ध्यान रखना है। अब अगर हम थोड़े नंबर्स की बात करें, रेवेन्यू आप देखोगे 19,527 लैक्स से ऑलमोस्ट 35,943 लैक्स तक पहुंच गया है। आप फिर एबिडा देखोगे तो ऑलमोस्ट 2,470 लैक्स से ऑलमोस्ट ये 5,908 लैक्स तक पहुंच गया है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड नंबर। पैट आप देखोगे तो पैट भी काफ़ी अच्छे नंबर से ग्रो हुई है। CFO वर्सेस पैट भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा नंबर है। तो जितना ये लोग ने नेट प्रॉफिट कमाया है उसको ये लोग कैश में भी कन्वर्ट कर पाए हैं। और अगर आप FY20 के नंबर्स देखोगे, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो अगेन यहाँ पर क्योंकि रियलाइजेशंस अच्छे नहीं थे 2020 में, रियलाइजेशंस एक तो इनको अच्छे नहीं मिले थे, और फिर सेकेंड चीज़ जो है ऑटोमोबाइल के वजह से, क्योंकि वो थोड़ा ऑटोमोबाइल में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो डिप्रेस था, तो उसके वजह से इनका रबर और लुब्रिकेंट सेगमेंट से इनको इतना पैसा नहीं आया, तो उसके वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि सेल्स कम हुई है। तो 2020 में बेसिकली जो इनको एरोमा सेगमेंट है और जो फूड का एंटीऑक्सीडेंट सेगमेंट है उन्होंने बेसिकली इनको रिकवर किया। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशंस की। सो बेसिकली ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। ओके, थोड़ा रिस्क फैक्टर्स की जो मैंने बात की उस पर थोड़ा ध्यान दे देना बस, और शॉर्ट टर्म में आपको करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है। सो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ये मेरा ओपिनियन है कि आप अगर अभी इन्वेस्ट कर लीजिए और फिर डिप्स पे आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं, या तो आप डिप्स का वेट कीजिए और फिर आप डिप्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा वीडियो था यशो पे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।